शादी के बाद पहली बार मायके आने की रस्म पर मायके वापस आकर रिया अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती। रिया की बात सुनकर घर का हर एक सदस्य हैरान है। ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण रिया ने ऐसा फैसला लिया? खिड़की के पास खड़ी होकर रिया सोचे जा रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह मन ही मन कह रही है, क्या कोई मेरी इस बात पर विश्वास करेगा? मैं किसे बताऊं ये सब? उसी समय रिया की छोटी भाभी उसके कमरे में आई। उन्होंने रिया से कहा, क्या सोच रखा है तुमने? इतनी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करके तुम्हारी शादी करवाई, अब तुम कह रही हो कि ये शादी तोड़ दोगी? क्या तुमने हर चीज को बच्चों का खेल समझ रखा है? सुनो रिया, तुम्हें ये भी सोचने की जरूरत है कि तुम्हारे 2 भतीजे भतीजी हैं। उन्हें बड़ा करने में तुम्हारे भाई के पसीने छूट रहे हैं और तुम फिर से अपने भाई के सिर पर आकर बैठनी चली हो। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें ये शादी निभानी ही होगी। और आखिर ऐसा हुआ ही क्या है? इतना अच्छा सोने जैसा लड़का जिसके अंदर कोई कमी निकालना नामुमकिन है, और तुम कह रही हो उसके साथ घर नहीं बसाओगी? रिया की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे हैं। वह कैसे कहे ये बात कि कितनी बेरहमी से उसे धोखा दिया गया है। सचमुच आदित्य बहुत अच्छा लड़का है। स्वभाव और तहजीब हर लिहाज से वह बिल्कुल परफेक्ट है। दिखने में भी वह बुरा नहीं है। इस 1 महीने में रिया को भी तो आदित्य से प्यार हो गया था। फिर आदित्य और उसके परिवार ने उसे धोखा क्यों दिया? रिया शर्मा परिवार की इकलौती बेटी, उसके ऊपर उसके 2 बड़े भाई। बचपन से भले ही वह तंगी में बड़ी हुई, लेकिन घर में वह रानी की तरह रहती थी। हाँ, अपने पिता के लिए वह सचमुच एक रानी ही थी। उसके पिता ने जितना हो सका उसे लाड प्यार से ही पाला पोसा था। दोनों भाई भी उसे बहुत प्यार करते थे। रिया जैसे जैसे बड़ी होने लगी, तब देखा गया कि उसकी लंबाई उस तरह से नहीं बढ़ रही है। एक समय आकर उसकी हाइट एक जगह ही रुक गई। पर ऐसा नहीं था कि वो बौनी थी, बस वही जिसे थोड़ा नाटे कद का कहते हैं। लेकिन रिया देखने सुनने में काफ़ी अच्छी है। बीए पास करने के बाद रिया की माँ शारदा देवी अपने पति रमेश बाबू पर दबाव बनाने लगी कि अब बेटी की शादी कर दी जाए। लेकिन रमेश बाबू चाहते थे कि उनकी बेटी और आगे पढ़े। वह कितनी भी मुसीबतें उठाकर क्यों ना हो, अपनी बेटी को और पढ़ाना चाहते थे। रिया जब एमए में दाखिला लेने ही वाली थी, तभी उसके बेहद प्यारे पिता का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रिया की जिंदगी में एक गहरा अंधेरा छा गया। 1 महीने बीत जाने के बाद रिया की माँ शारदा देवी उसके कमरे में आई और बोली, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत दुख हो रहा है। तेरे पिता तेरे लिए साक्षात देवता थे, पर अब क्या किया जा सकता है बता? विधि का जो विधान है उसे क्या बदला जा सकता है? तेरे पिता चले गए, इसलिए तूने एमए में दाखिला भी नहीं लिया। मुझसे तेरी बहुत नाराजगी है ना, पर मैं क्या करूं बता? तंगी का संसार है, तो सब समझती है ना। अब कम से कम शादी के लिए हाँ कह दे। तेरे 2 भाइयों में से एक भाई तो सारे झंझटों से मुक्ति पाने के लिए ससुराल की बदौलत दूसरी जगह चला गया है। दूसरा भाई बड़ी मुश्किल से अपने 2 बच्चों के साथ घर चला रहा है। इतने दिनों तक कम से कम तेरे पिता थे तो हमारा एक सहारा था। अब तो माँ की बात बीच में ही काटते हुए रिया बोल उठी, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ, तुम लोग लड़का देखना शुरू कर सकते हो। इसके बाद रिया की जिंदगी का एक और दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। जो भी लड़का उसे देखने आता, वह रिया के कद को लेकर उसका मजाक उड़ाता और ताने मारता, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रिया के कम कद के बदले में दहेज के रूप में बहुत सारी चीजों की मांग कर बैठता। रिया दिन ब दिन इस अपमान के कारण अंधकार में डूबती जा रही थी। ऊपर से अपनी छोटी भाभी के ताने और व्यंग अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह घर से भाग जाएगी, किसी ऐसी जगह जहां एक कड़वी बातें उसके कानों तक ना पहुंच सके। आज सचमुच उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज्यादा। तभी उसकी छोटी भाभी कमरे में आई और बोली, रिया जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे मौसी के जेठ का लड़का आज तुम्हें देखने आ रहा है। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे लगता है कि वह आज ही तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम देर मत करो, जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। रिया को यह बात थोड़ी अजीब लगी। आज अचानक छोटी भाभी ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों किया?
कोई गड़बड़ तो नहीं है, पर जो भी हो ये आखिरी बार है। अगर आज लड़के वाले ने मुझे पसंद नहीं किया तो आज ही मैं घर छोड़ दूंगी। इस घर में अब और नहीं रहना। क्या जरूरत है इन पर बोझ बनकर रहने की। यही सब सोचते सोचते वह तैयार हो गई। रिया, क्या हुआ रिया, तैयार हुई कि नहीं? वे लोग बस आते ही होंगे। रिया मन ही मन सोचने लगी, सचमुच मेरी माँ भी मुझे लेकर बहुत परेशान रहती है। असल में घर में अगर शादी के लायक बेटी हो तो कोई भी माँ चैन से नहीं बैठ सकती, और ऊपर से मैं तो बिना बाप की बेटी हूँ। कुछ ही देर बाद लड़के वाले घर आ गए। लड़के के साथ उसकी दीदी, जिया जी और उसके पिता आए थे। रिया ट्रे में चाय लेकर कमरे में गई और एक एक करके सबको चाय दी। फिर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। लड़के की दीदी ने रिया से पूछा, कहाँ तक पढ़ी हो या अभी पढ़ाई कर रही हो? ये पहली बार था जब किसी ने रिया से ऐसा सवाल पूछा था। रिया ने कहा, पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाई। लड़के की दीदी बोली, अच्छा समझ गई। क्या तुम शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हो? अगर चाहती हो तो कर सकती हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। इस तरह भी कोई रिया को पसंद कर सकता है? घर का कोई सदस्य ये सोच भी नहीं पाया था। लड़का चुपचाप बैठा था। वह दिखने में हैंडसम, सभ्य और एक स्कूल का टीचर था। उसकी दीदी भी स्कूल में ही टीचर थी। लड़के के मामले में दीदी जो कह दे वही फाइनल था। उसने खुद कोई राय नहीं दी। हमेशा की तरह दीदी की पसंद के कारण उसी दिन शादी पक्की हो गई। शादी का दिन 1 महीने बाद का तय हुआ। उसके बाद से उन दोनों की अक्सर बातचीत होने लगी। आदित्य की सहज और मीठी बातों से रिया को उससे प्यार हो गया था। वह मन ही मन बस यही सोचती थी कि क्या इतना अच्छा लड़का भी होता है। 1 महीने बाद बहुत अच्छे से उनकी शादी हो गई, क्योंकि शादी का सारा खर्च रिया के ससुराल वालों ने ही उठाया था। ऐसा ससुराल पाकर रिया सचमुच खुद को बहुत भाग्यशाली मान रही थी। आज उनकी रिसेप्शन की रस्म थी। सारे रीति रिवाज और कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब आदित्य कमरे में आया तब रिया बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। शर्माने के कारण उसका चेहरा लाल हो रहा था। लेकिन यह क्या, आदित्य बिना कोई बात किए चुपचाप सो गया। क्यों? इंसान के पास सुख दुख की 2 बातें करने को तो होती है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। आदित्य को क्या हुआ है? कई तरह के सवाल रिया के मन में उमड़ने घुमड़ने लगे। बहुत उदास मन से रिया भी सो गई। अगली सुबह आदित्य खुद रिया के लिए चाय लेकर कमरे में आया। आदित्य ने रिया से कहा, क्या बात है, उठोगी नहीं? लो जल्दी से चाय पी लो, हमें बाहर जाना है। रिया तो हैरान रह गई। जो इंसान कल रात ऐसा बर्ताव कर रहा था, उसका ये रूप देखकर सचमुच हैरानी हो रही थी। रिया ने पूछा, अभी हम कहाँ जाएंगे? आज ही एमए एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है, अभी बात करने का समय नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आदित्य ने कहा। रिया एकदम भौचक्की होकर खड़ी रह गई। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? और मैं कल न जाने क्या क्या सोच रही थी। रिया ने इतिहास विषय में एमए में दाखिला ले लिया। आज रिया बहुत खुश है। आदित्य अपनी स्कूटी पर रिया को लेकर गया था। लौटते समय वे एक आइसक्रीम की दुकान पर रुके और आदित्य ने रिया को आइसक्रीम भी खिलाई। आज दोनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। घर लौटते समय वे अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान भी लेकर आए। घर पर सिर्फ आदित्य के पिता ही रहते हैं। आदित्य बचपन में ही अपनी माँ को खो चुका था। धीरे धीरे शाम ढली और रात हो गई। रात का खाना खाकर रोज़ की तरह दोनों अपने कमरे में चले गए। आज रिया को भी थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। इन कुछ ही दिनों में वह सचमुच आदित्य से प्यार करने लगी थी। आदित्य वाकई ऐसा लड़का था जो प्यार पाने के काबिल हो। यही सब सोचते हुए रिया ने प्यार भरी गहरी नज़रों से आदित्य की तरफ देखा। लेकिन यह क्या, आदित्य ने अपना मुंह फेर लिया। यह आदित्य सचमुच रिया को बिल्कुल अजनबी सा लगा। बिना कोई बात किए कल रात की तरह आज भी आदित्य करवट बदल कर सो गया। इस तरह 2 दिन और बीत गए। दिन भर आदित्य कितना प्यार और कितनी जिम्मेदारी दिखाता है, लेकिन रात होते ही वह जैसे बिल्कुल बदल जाता है। अब रिया के सब्र का बांध टूट गया। पग फेरे के रस्म के लिए मायके जाने के ठीक 1 रात पहले रिया ने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और सवाल किया, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों की?
बोलो क्योंकि आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। रिया की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आदित्य ने रिया का हाथ छुड़ाया और थोड़ी दूर हटकर जवाब दिया, मैं शारीरिक रूप से इम्पोर्टेंट हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच अक्षम हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ मन से प्यार कर सकता हूँ। लेकिन रिया अब और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, क्यों धोखा दिया मुझे? सच तो बता ही सकते थे। क्यों मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया? क्या इसकी बहुत जरूरत थी? आदित्य बोल उठा, लेकिन रिया, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती आदित्य। जो नुकसान तुम्हें पहुंचाना था तुम पहुंचा चुके हो। कृपा करके अब और नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। ये कहकर रिया कमरे से बाहर निकल गई। उसकी पूरी रात हॉल में सोफे पर बैठकर गुजरी। आज सुबह ही आदित्य उसे पग फेरे के लिए यहाँ छोड़ गया था, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने के लिए। तभी अपनी छोटी भाभी की डांट सुनकर रिया अचानक ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और अपनी सूझबूझ संभाली। क्या हुआ रिया? कुछ बोलती क्यों नहीं? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? रिया ने बहुत भरोसा करके अपनी भाभी को सारी बात बता दी। भाभी ने सुनकर उससे कहा, छी रिया, तुम ऐसी बात कह कैसे सकती हो? जो कह दिया सो कह दिया। अब दोबारा कभी ऐसी बात मेरे कान में ना पड़े। ऐसा भला कहीं होता है क्या? तुम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती, यह मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ। रिया चाहती तो सब कुछ साबित कर सकती थी, लेकिन वह आदित्य से सचमुच प्यार करने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि आदित्य का कहीं भी कोई अपमान हो। क्यों किया ऐसा आदित्य? तुम मुझे सारा सच बता तो सकते थे। इस तरह धोखा देकर शादी करने की क्या जरूरत थी? रिया को अपनी ही किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। उसी रात किसी को बिना कुछ बताए रिया उस घर से निकल गई, जहाँ कोई उसे समझने वाला नहीं है, जहाँ कोई उसका अपना नहीं है। वह रहने से अच्छा है कि इंसान कहीं दूर चला जाए। माँ के लिए रिया को दुख जरूर हो रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी? वह माँ को भी यह बात नहीं बता सकती, कहीं माँ को और ज्यादा दुख ना पहुंचे। अगर रिया उस घर में रहती तो छोटी भाभी उसकी माँ पर अत्याचार करना शुरू कर देती। उससे तो कहीं बेहतर था कि वह खुद ही घर छोड़कर चली जाए। उस रात रिया अकेली सड़क पर चल रही थी। तभी 4-5 आवारा और नशे में धुत आदमी उसकी तरफ बढ़े, उस पर गंदी गंदी बातें कसने लगे। रिया ने भागने की कोशिश की, पर उन बदतमीज लोगों ने उसे पकड़ लिया। ठीक उसी समय एक अजनबी भले आदमी ने आकर रिया को उन लोगों के चंगुल से बचाया। फिर उसने रिया से पूछा, आप इतनी रात को इस तरह अकेली कहाँ जा रही थी? अगर आज मैं ना होता तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उस भले आदमी ने उससे कहा, अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या रोने से हर मुसीबत का हल निकल जाता है? प्लीज़ इस तरह मत रोइए। रिया बोली, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, मैं अपना इंतज़ाम खुद कर लूँगी। वह आदमी बोला, हाँ वह तो मैं देख ही रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे अब कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह आपको अकेले भी नहीं छोड़ सकता। अभी आप मेरे घर चलेंगी, फिर सुबह देखा जाएगा कि क्या करना है। रिया के मना करने के बावजूद वह उस रात उस भले आदमी के साथ उसके घर चली गई। अगली सुबह उस आदमी की माँ रिया के कमरे में आई। उन्होंने रिया के सिर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ है बेटी तुम्हारे साथ? तुम्हारी मांग में तो सिंदूर भी भरा है, तो क्या तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ कुछ? रिया बोली, नहीं माँ जी, वैसा कुछ नहीं है। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं अब कहीं वापस नहीं जाना चाहती माँ जी। क्या आप मुझे कोई काम दिला सकती हैं? यह कहते हुए रिया फिर रोने लगी। उस भले आदमी की माँ बोल उठी, अरे रो क्यों रही हो? ठीक है, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर दूंगी। तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? रिया ने कहा, माँ जी मैं बीए पास हूँ और आगे ज़्यादा नहीं पढ़ सकी। अच्छा समझ गई। मेरे बेटे का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ एक हिंदी भाषा की शिक्षिका की ज़रूरत है। क्या तुम पढ़ा पाओगी? हाँ माँ जी, बिल्कुल पढ़ा लूँगी। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ? शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम अपने रहने का कोई इंतज़ाम नहीं कर लेती तब तक तुम इसी घर में रह सकती हो। इसके बाद रिया की जिंदगी का एक और नया अध्याय शुरू हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। स्कूल के छात्र छात्राएं तो रिया मैम के लिए दीवाने थे।
इधर वह भला आदमी यानी ऋषिकेश धीरे धीरे रिया की तरफ आकर्षित होने लगा, उसके प्रति कमजोर पड़ने लगा। वे दोनों एक ही गाड़ी में स्कूल जाते और आते थे। रिया भी अब काफी खुश थी। ऋषिकेश ने फैसला किया कि वह रिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि वह जानता था कि रिया का उसके पति से अब कोई संपर्क नहीं है और शायद कानूनी तौर पर भी उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। इसलिए ऋषिकेश को उम्मीद थी कि रिया को इस प्रस्ताव से कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन 5 सितंबर की तारीख थी। ऋषिकेश के स्कूल द मॉडर्न हाई स्कूल में उस दिन बहुत धूमधाम से टीचर्स डे मनाया जा रहा था। कुछ दिनों से नौकरी और एक ही पेशे में होने के सिलसिले में ऋषिकेश की मुलाकात एक और सज्जन से हुई थी। ऋषिकेश ने रिया से कहा, आज हमारे स्कूल में मेरे एक दोस्त आने वाले हैं। बहुत ही भले इंसान है। वह जिंदगी में जो कुछ भी कमाते हैं उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरतमंदों की मदद में दान कर देते हैं। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक होने के बावजूद उन्होंने हमारे स्कूल के लिए भी डोनेशन दिया है। दुनिया में इतने अच्छे इंसान भी होते हैं। रिया ने कहा, ऐसा क्या? वाह, तब तो उनसे मिलने की मेरी भी इच्छा है। ऋषिकेश बोला, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो ना। अच्छा रहने दो, कार्यक्रम खत्म होने के बाद कहूँगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद वे दोनों एक साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल के लिए निकल गए। आज रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषिकेश अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। वह बस इस इंतजार में था कि कब मौका मिले और कब वह रिया को अपने दिल की बात बताए। सोचते सोचते वे स्कूल पहुंच गए। आज स्कूल में सब बहुत व्यस्त थे। इस बार पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी तैयारी की गई थी। सब कुछ लगभग व्यवस्थित हो चुका था और कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला था। सेमिनार रूम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सबसे आगे की कतार में स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठे थे। उनके पीछे छात्र छात्राएं और सबसे पीछे गार्जियंस बैठे थे। स्टेज के एक तरफ ऋषिकेश, उसकी माँ और बाहर से आए हुए कुछ अन्य गणमान्य लोग बैठे थे। सभी के एक एक करके भाषण देने के बाद मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसी बीच ऋषिकेश अपनी जगह से उठा, स्टेज के बीच में आया और माइक संभालते हुए बोलना शुरू किया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार और आदर प्रणाम। हमारे स्कूल का हर एक बच्चा हमारे लिए संतान की तरह है और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के बारे में मैं क्या कहूँ। वे जिस तरह इस स्कूल को अपना मानकर अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए मैं सचमुच उनका दिल से आभारी हूँ। रिया शर्मा की बात न करना तो नाइंसाफी होगी, जिनकी वजह से हमारे स्कूल का हर एक बच्चा अपनी मातृभाषा के प्रति एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा है। इसके लिए रिया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक ऋषिकेश ने बात बदलते हुए कहा, और इसी बीच मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच वह इंसान उपस्थित हो चुके हैं जो सचमुच भगवान के समान हैं, जिनके बारे में बात करने के लिए कोई भी शब्द कम पड़ जाएंगे। आइए आदित्य सर, कृपया स्टेज पर ऊपर आ जाइए। रिया भौचक्की रह गई। यह उसने किसका नाम सुना? किसका नाम? पीछे मुड़कर जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो रिया का सिर चकरा गया। यह वह किसे देख रही है? आदित्य? इतने दिनों बाद वह आदित्य को देख रही है। क्या उसके दिल के अंदर सचमुच कोई उथल पुथल मच रही है? क्यों मच रही है? क्या सचमुच ऐसा होना चाहिए? आदित्य स्टेज पर चला गया। छात्र छात्राओं ने फूलों के साथ उसका सादर स्वागत किया। फिर सबकी गुजारिश पर वह कुछ कहने के लिए माइक के सामने गया। यहाँ उपस्थित सभी लोग मुझसे कर्म और गुणों में कहीं ऊपर है। उन सभी को मैं टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। छात्र छात्राओं से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम सब नेक और सच्चे इंसान बनो। कभी भी सच्चाई के रास्ते से मत भटकना। जीवन में बहुत आगे बढ़ो। और एक बात, ऋषिकेश सर ने मेरी जितनी तारीफ की है, मैं उतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ खोया है जो मेरे लिए हीरे से भी ज्यादा कीमती और मूल्यवान था। खैर, आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। रिया की आंखों में चुपचाप आंसू बहे जा रहे थे। क्या आदित्य की आंखों में भी आंसू दिख रहे हैं? वह आंखों के आंसू किसके लिए हैं? क्या रिया के लिए हैं? कार्यक्रम खत्म हो गया। आदित्य ऑटो में बैठने ही जा रहा था कि तभी पीछे से रिया ने आवाज दी, कैसे हो आदित्य? आदित्य आवाज सुनकर हैरान होकर पीछे मुड़ा। वो रिया को देखकर सन्न रह गया। कुछ देर चुपचाप रिया की तरफ देखते रहा। फिर वह रिया की तरफ दौड़ा चला आया और उसके हाथ पकड़ लिए और कहा,
रिया, तुम यहाँ? कहाँ चली गई थी तुम रिया? इस तरह कोई गायब होता है क्या? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। मैं तुम्हें अपने पास रहने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन इस तरह बिना बताए कोई जाता है क्या? तुमने अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा? रिया बोल उठी, माँ कैसी है? क्या तुम्हें उनकी कोई खबर है? तुम्हारी माँ को उसी दिन मैं अपने साथ अपने घर ले गया था। उस दिन तुम्हारे मायके में बहुत अशांति हुई थी और तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई थी। तुम्हारे भाई भाभी ने साफ कह दिया था कि वे माँ की देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ लेकर अपने घर चला गया। अब वह काफ़ी बेहतर है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। आदित्य ने उसकी माँ के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उस धोखे को वह कैसे भूल जाए। रिया ने कहा, आदित्य, तुम शुरुआत में ही मुझसे सच बोल देते तो शायद हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होती। शारीरिक रिश्ते से कहीं बढ़कर मन का रिश्ता होता है। तुमने ऐसा क्यों किया? उस दिन भी तुमने मुझे गलत समझा था और आज भी गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरी शारीरिक अक्षमता की बात मेरी दीदी ने तुम्हारी छोटी भाभी को बता दी थी। तुम्हारी छोटी भाभी ने कहा था कि तुम सबको जानकर ही शादी के लिए राजी हुई हो। मैं पहले ही शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मुझे लगा कि तुम सब कुछ जानते हुए भी तैयार हो, तब मैं भी राजी हो गया। सच कहूँ तो तुम्हें पहली नज़र में देखते ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग ही एहसास जाग गया था। रिया अब और कुछ सुने बिना आदित्य से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया आदित्य, कुछ भी नहीं। मुझे माफ़ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये क्या कह रही हो रिया? गलती तो मेरी है जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया। तुम भी तो एक स्वस्थ और सामान्य पति पाने की हकदार थी, आदित्य ने कहा। मुझे कोई और नहीं चाहिए आदित्य, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। शारीरिक रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। अगर दिलों का मेल हो तो ऐसी 1000 जिंदगियां बिताई जा सकती हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इतने दिनों के गुस्से और शिकवे को भुलाकर प्यार के एक नए बंधन में बंध गए। उनकी जिंदगी में खोई हुई खुशियां और सुर फिर से लौट आए। दूर खड़ा ऋषिकेश ये सब देख रहा था। अब वह क्या कर सकता था? विधाता की लिखी को भला कौन बदल सकता है? रिया कभी उसकी थी ही नहीं। वह तो बस 2 दिनों के लिए उसकी जिंदगी में आई, एक सुंदर परी जैसी थी जिसे कभी उसका होना ही नहीं था। अपनी आंखों के आंसू पोंछकर ऋषिकेश धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। ऋषिकेश को देखकर वे दोनों थोड़े झेप गए। फिर रिया जैसे ही सब कुछ बताने लगी, तभी ऋषिकेश बोल उठा, रहने दो रिया, तुम्हें अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सब सुन लिया है। आदित्य सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। हमेशा खुश रहो। आदित्य ने कहा, इतने दिनों से रिया आपके घर में ही आश्रित के रूप में थी। आपने ही उसे ये नौकरी दिलाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश सर। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। धन्यवाद कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए आदित्य सर। अगर इंसान होकर इंसान के काम ना आ सका तो फिर इंसान होने का क्या फ़ायदा? ऋषिकेश ने मुस्कुराकर कहा। आदित्य रिया को लेकर ऑटो में बैठ गया और जाते जाते यह कह गया कि वह आज शाम को ऋषिकेश के घर आएंगे, माँ जी को सब सच बताने और उनका आशीर्वाद लेने। ऑटो आगे बढ़ गया। उन्हें जाते देख ऋषिकेश की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर पीछे देखा तो उसकी माँ पीछे खड़ी थी। ऋषिकेश अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी माँ उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, हर किसी की किस्मत में नहीं होता रे बच्चे। जिसे जाना होता है वह चला ही जाता है। तो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर। मैं हूं ना तेरे साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि रिया की भाभी ने जाने अनजाने में क्या उसके साथ गलत करते हुए भी सही कर दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।